मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव में फतह करने को लेकर बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त दिख रही है। बीजेपी ने रणनीति बनाकर बूथ लेवल पर तैयारी कर ली है। उपचुनाव के लिए बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति है, इस बारे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से विशेष बातचीत की स्वदेश न्यूज चैनल हेड आशुतोष ने। देखिए स्वदेश न्यूज एक्सक्लूसिव। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। ग्वालियर चंबल संभाग सहित मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन ग्वालियर संभाग में किया था और उसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का मास्टर प्लान, जानने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से। विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, स्वदेश न्यूज को भी सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप पहली बार लाइव में हमारे जा रहे हैं। स्वदेश सैटेलाइट न्यूज चैनल को मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आशुतोष जी, आपने भी एक अच्छा प्रयास किया है और इस माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो मध्य प्रदेश के जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उन सारी चीज़ों को जो पत्रकारिता के माध्यम से समाज के अंदर जाता है उसमें स्वदेश सैटेलाइट न्यूज चैनल सफल होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह की चुनावी तैयारियां खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर? भारतीय जनता पार्टी, आशुतोष जी, एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक पद्धति पर काम करता है, किन्हीं व्यक्तियों और परिवारों पर चलने वाला संगठन नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव भी एक कार्यक्रम है और उसके निमित्त उनकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पर तैयारी के साथ हमेशा रहता है, चाहे हमारे कार्यक्रम होंगे या चुनावी कार्यक्रम होंगे। इसलिए 2400 बाद में अब 27 विधानसभाएं हो गई। उन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पर तैयारी आज से नहीं, बहुत पहले से कर चुका है और अपनी उस तैयारी में है। हमारा अपना एक नेटवर्क है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ ग्वालियर चंबल नहीं, सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कांग्रेस लगातार जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस जो पहले कांग्रेस के नेता थे शामिल हैं, उन्हें गद्दार कह रही है। इस गद्दार शब्द का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी? देखिए, ये वो जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में मेरा ऐसा मानना है कि गद्दारी तो आपने पूरे मध्य प्रदेश से की, कमलनाथ जी, और दिग्विजय सिंह के इशारे पर की, और पूरा भारत इस बात को जानता है, पूरे देश के लोग इस बात को जानते हैं कि गद्दार की भूमिका इस देश के अंदर किसको है। गद्दार आप किसको कहेंगे जो मोहनचंद शर्मा की शहादत पर प्रश्न खड़ा करता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से पूछते हैं कि आप प्रूफ दीजिए, इससे बड़ा गद्दार कौन होगा देश के अंदर? यह कांग्रेस की लीडरशिप है, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश, एक एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का जानता है। तो गद्दार तो आप हैं। आपने मध्य प्रदेश के नौजवानों के साथ, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ, मध्य प्रदेश के गरीबों के साथ, मध्य प्रदेश की माताओं, बहनों, भांजियों के साथ आपने जो गद्दारी की, मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को अपने घर में रहने का अधिकार है, 2,43,000 घर उन्होंने मध्य प्रदेश को दिए प्रधानमंत्री आवास में। आपने कहा मैचिंग ग्रांट जो 25% सरकार को जमा करनी होती है, आपने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, और आपने 2,43,000 घर वापस कर दिए। उन गरीबों का हक छीना, गद्दारी इसको कहते हैं। और आप जो मध्य प्रदेश के अंदर जिस दुरावस्था की ओर जा रहे थे, आपने भ्रष्टाचार आकंठ मध्य प्रदेश डूबा, ये हमने नहीं कहा, उनके मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि रेत उत्खनन में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी मची है, इसका पैसा ऊपर तक जा रहा है। ऊपर तक कहां जा रहा है? या तो सोनिया जी तक जा रहा है या कमलनाथ जी तक जा रहा है, ये आपने कहा। उमंग सिंगार ने जो आरोप लगाया कि पर्दे के पीछे से सरकार चल रही है, सरकार कमलनाथ जी नहीं चला रहे, पर्दे के पीछे से मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। ट्रांसफरों में आपने जो भ्रष्टाचारी की, आकंठ मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में डूब गया। रेत और शराब में ही आप मशगूल हो गए। आप वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, आपने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, 1 रुपया आपने नहीं किसी को दिया। आपने 51,000 रुपए जो उन बेटियों को हाथ पीले करने के लिए भाजपा की सरकार 25,000 देती थी, आपने कहा 51,000 देंगे। कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं,
कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, 1 रुपया किसी को आपने उन 51,000 में से दिया है क्या? गद्दारी इसको कहते हैं। कांग्रेस का ये भी कहना और है कि इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया, क्योंकि आप वचन पत्र पूरा नहीं कर रहे थे, जनता में स्थिति आपकी खराब हो रही थी, उनको लग गया था कमलनाथ तो क्या है कि आजकल भाग जाएंगे दिल्ली, हमको मध्य प्रदेश में नेतागिरी करनी है, तो ये तो खेल खत्म करके चले जाएंगे। तो उन्होंने सड़क पर उतरने की बात वचन पत्र को लेकर के कही और आपने उनको चैलेंज किया कि सड़क पर उतर जाओ। अब वो सड़क पर उतरे और तुम्हारी सड़क पर आई, तो ये सिंधिया ने गद्दारी नहीं की, गद्दारी तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आपने मध्य प्रदेश के अंदर की है। किसान कर्ज माफी को लेकर भी कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने किसान कर्ज माफी की है। ये जरा देख लेना जाकर के जमीन पर कितनी कर्ज माफी की है आपने। जहां चुनाव आया, उपचुनाव, वहां जाकर के कुछ किसानों को लेकर के और फर्जी सर्टिफिकेट दिए हैं आपने, फर्जी। वो भी किसान मैदान में आए थे, उन्होंने कहा था कि साहब ये क्या है ये। और इसमें भी कई तकनीकी चीजें ऐसी हैं कि आपने बैंकों को डुबो दिया। पूरे कोऑपरेटिव बैंक में जो पैसा जमा था किसान का, उसी पैसे का आपने किसान के लिए उपयोग कर लिया। ऐसे एक नहीं, कई तकनीकी बातें, इस पर डिटेल में कभी जाएंगे तो इसकी भी मुझे लगता है कि जांच भी होनी चाहिए। कमल पटेल जी ने, जो हमारे कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा लगातार कांग्रेस उठा रही है कि देखिए साहब, हमने बिजली के बिलों को अदा किया था, कई घोषणाएं थी, हमें कार्यकाल पूरा नहीं मिला, अब हम पूरा करना चाहते हैं। बिजली के बिलों के बारे में संबल योजना में जो काम चल रहा था, जो सबसे बेहतर था शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, आपने क्यों बंद किया भैया? आपने क्यों बंद किया था? आपने इसलिए बंद किया कि ये गरीबों का हक नहीं मिलना चाहिए। और आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी जो बिजली के बिलों के बारे में नीति बनाई है, उसको कारगर करते हुए जमीन पर उतारने का काम मध्य प्रदेश की सरकार बेहतर तरीके से कर रही है। लेकिन कमलनाथ जी, आप हर मोर्चे पर फेल हुए। कोई भी मोर्चा ऐसा नहीं था जहां आपको 1 नंबर भी मिला हो। ये मध्य प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया। कमलनाथ जी ही प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, कमलनाथ जी ही नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के। देखिए, ये तो होगा ही। कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस का जो जिस प्रकार का, मैंने कहा ना कि कांग्रेस एक परिवार के द्वारा चलाया हुआ दल है। जैसे ही उससे बाहर निकलेंगे तो क्या होगा मैं नहीं कह सकता। इसके बारे में आगे जो चीजें, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो इस पर अध्ययन करते भी होंगे, कर भी रहे होंगे। जैसे ही गांधी परिवार से कांग्रेस बाहर निकली, कांग्रेस डूबी, कई खंडों में विभक्त हो जाएगी। तो या तो राहुल गांधी होंगे, सोनिया गांधी होंगी, सोनिया गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगे। अभी फिर प्रश्न खड़ा हो गया, अभी किसी ने पत्र लिख दिया तो फिर समस्या खड़ी हो गई। वही हाल मध्य प्रदेश का है कि मध्य प्रदेश में या तो कमलनाथ जी हैं, अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं नेता हूं अगला। दिग्विजय सिंह जी थे, दिग्विजय सिंह जी ने अपने बेटे को मंत्री बनवाया, तो दूसरे जो एक्चुअल लीडर थे वो छोड़ करके गए। वही आप अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि मेरा बेटा अगला नेतृत्व करेगा। यही लड़ाई कांग्रेस के अंदर है, जिसकी मुझे बहुत इस पर समीक्षा मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं, उनका अपना दल है, वो अपने दल के बारे में सोचें। भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित है। बीडी शर्मा जैसा किसान का बेटा, जिसने कभी कल्पना नहीं की, वो आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी यही अपनी ताकत है। बीडी शर्मा जी का एक पहलू ये भी है कि एक आक्रामक हिंदुवादी छवि के नेता भी रहे हैं, एबीवीपी से भी जुड़े रहे हैं। इन चुनावों में भगवा रंग का कितना महत्व रहेगा? देखिए, आज पूरे देश के अंदर, और मैं तो ऐसा कहता हूं पूरी दुनिया के अंदर, जो पूरी दुनिया ये चाहती थी कि भगवान रामलला जो विराजमान थे और जो 500 सालों से प्रतीक्षा जिसकी हो रही थी, आज पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है कि इतिहास अगर किसी ने बनाया इस देश के अंदर, विल पावर चाहिए ना। ये विल पावर नरेंद्र मोदी के अंदर ही था, अमित शाह के अंदर था, नड्डा जी के अंदर था, जिन्होंने ये तय किया और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर आज भव्य राम मंदिर की शिलान्यास हो गया। परम पूज्य सरसंघ चालक जी, जो आरएसएस थॉट के हमारे चीफ हैं, जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, हम उस विचार पर काम करते हैं। आज संपूर्ण दुनिया ने सराहा है कि भारत के अंदर पुनः राम राज्य की स्थापना फिर हुई है, धारा 370 समाप्त हुई है। और वो जो लोग हमारे गरीब, ऐसे लोग जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, ऐसे अफगानिस्तान के अंदर, ऐसे लोगों के लिए भी कानून बना करके उनके दिल को भी जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐतिहासिक निर्णय इस देश के अंदर हुए हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि गांव गांव में आप जाएंगे, लोग रामशला पूजन लेकर के कर रहे हैं, कितना उत्साह है लोगों के अंदर। तो इस चुनाव में भी इस बात का इफेक्ट नहीं, बड़ा इफेक्ट है। इसलिए तो कमलनाथ जी घंटी बजा रहे हैं। पहले राम मंदिर पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं
कि ये चरित्र जो है ना, दोहरा चरित्र जो है आपका, ये जनता समझ रही है कि अब आप हनुमान चालीसा करने से काम नहीं चलेगा, घंटी बजाने से काम नहीं चलेगा। ये तो भैया मन के अपने भाव होते हैं, जो आप पहले प्रश्न खड़ा कर रहे थे। आपने कहा था कि राम मंदिर का अस्तित्व क्या है, आपने कहा था कि इस देश के अंदर इस प्रकार की चीजें भाजपा केवल राजनीतिक उसके लिए लाभ लेना चाहती है। भाजपा राजनीतिक लाभ नहीं लेती, देश का जो मन है उस मन पर काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि राम जन्मभूमि को लेकर के भी आज पूरे देश के अंदर अपार उत्साह गांव-गांव के अंदर है और लोग इस बात को लेकर के खड़े हैं। कोरोना काल में आप चिराई अस्पताल में एडमिट थे, उस दौरान भी हमने आपका राम भक्ति का स्वरूप भी देखा था। किस तरह का अनुभव था वो? देखिए, वो एक अलग प्रकार का क्षण था और हम सब लोगों के लिए, मैं जब कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर में प्रथम वर्ष का छात्र था, तब उस समय कार सेवा हो रही थी। तो मैं उस समय छोटा सा नगर रामकृष्ण नगर था ग्वालियर का, उसका मैं कार सेवा समिति का एक छोटा सा सदस्य था। एक 25-30 लोगों की कार्यकारिणी में सबसे अंतिम छोर पर मेरा नाम था, मैं उसका सदस्य था। और ये सपना जो इतने वर्षों से लोगों ने संजोया था, ये हमारी आस्था का प्रश्न था, ये हमारे भारत की मान और सम्मान का प्रश्न था कि बाबर ने भगवान राम के उस मंदिर को तोड़ा था। उसका जवाब देना इस देश का काम था, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश के अंदर दिया गया। और आज पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि सक्षम नेतृत्व ने पूरा राम मंदिर की आधारशिला रख करके भव्य राम मंदिर का निर्माण जो सबकी कल्पना थी वो हो रही है। तो वो क्षण तो हमारे लिए बड़ा अलग था और उस क्षण को हम, चाहे हॉस्पिटल में थे चाहे कहीं भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हम भी थे, हमने उस क्षण को हर्षोल्लास के साथ रामायण का पाठ करके, हनुमान चालीसा करके हमने उस रूप में मनाने का प्रयास हॉस्पिटल के अंदर भी किया। भारत जिस तरह से चीन को लगातार मजबूती के साथ जवाब दे रहा है, क्या आपको लगता है कि एक भारतीय होने के नाते सभी हम गौरवान्वित महसूस करते हैं? क्या इसका असर, हालांकि चुनावी मुद्दा नहीं है, इसका असर भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाएगा कि कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वो एक स्पष्ट नेतृत्व है, दमदार नेतृत्व? नहीं, चुनावी मुद्दा है ना। चुनावी मुद्दा इसलिए है कि जब 1962 के चीन के युद्धों में यही कांग्रेस का नेतृत्व, श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, और जब कब्जा कर लिया था चीन ने, तो संसद की बहस के अंदर ये कहा गया, तो नेहरू जी ने कहा था कि क्या अंतर पड़ता है, वहां कुछ होता ही नहीं है, बंजर भूमि है। तो किसी ने खड़े होकर के कह दिया था कि आपके सर पे भी चांद पर बाल नहीं है, तो ये भी किसी उपयोग की नहीं है, काट दो इसको। तो ये कांग्रेस की सोच है। लेकिन मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने देश की सीमाओं पर, देश की सुरक्षा पर, आज मुझे बता दो कहां विस्फोट हो रहा है? नहीं तो इस देश के अंदर श्रृंखलाबद्ध विस्फोट होते थे, क्योंकि आप समर्थन करते थे। कांग्रेस के नेता खड़े हो जाते हैं, जैसे मैंने दिग्विजय सिंह के बारे में कहा कि दिग्विजय सिंह, मोहनचंद शर्मा, सर्जिकल स्ट्राइक, इस पर जवाब मांगते हैं। तो ये जो चीजें हैं, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमारा प्रधानमंत्री, हमारा नेतृत्व, सरकार प्रतिबद्ध है। आज ये करके दिखाया है कि हमारी तरफ आंख उठाओगे तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं, उनके पास क्या है जी देश के लिए काम करने के अलावा? ऐसा नेतृत्व है तो वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। हमारे खिलाफ आंख उठाई तो उसका जवाब, हमारी जो सीमा पर हमारी सेना है वो ताकत के साथ इसका जवाब दे रही है। कश्मीर को लेकर आप शुरुआत से काफी एग्रेसिव रहते। जब धारा 370 और 35 को हटाया गया था, उस समय विष्णुदत्त शर्मा जी जो एबीवीपी से जुड़े हुए थे, उनके मन में क्या था, उनके विचार क्या थे? देखिए, उस समय 1990 के अंदर जब आंदोलन चला और विद्यार्थी परिषद ने कश्मीर बचाओ का नारा दिया था और ये कहा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और वो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और इस पर नौजवानों ने आंदोलन खड़ा किया था। और मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं उस समय ऐसे ही फर्स्ट ईयर वगैरह में उस समय था, तो वो जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जब कश्मीरी पंडित जो देश के अंदर उन्होंने प्रवास किए थे, और ये जब देखा था लोगों ने, भारत के नौजवानों ने, आम जनमानस ने, कि माताओं बहनों पर, कश्मीरी पंडितों की माताओं बहनों के वक्षस्थलों पर पाकिस्तान जिंदाबाद को गोद दिया गया था। कहां है कांग्रेस के वो लोग कि जब इस प्रकार के आक्रमण वहां पर हुए थे और उन लोगों को, माताओं बहनों के साथ इस प्रकार की चीजें हुई थी, कहां कांग्रेस का नेतृत्व गया था? और धारा 370 के कारण से हुआ था। तब ये कहा था कि 370 नहीं चलेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान क्यों किया था? 370 के लिए किया था। जनसंघ क्यों बना था? 370 के कारण से बना था। और आज हमको गर्व है इस बात का कि माननीय मोदी जी ने संसद के अंदर अमित शाह जी की प्रखर
जो नेतृत्व क्षमता है उसके आधार पर तय कर दिया। तो मुझे ध्यान में, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं संसद का उस समय उस सेशन के अंदर सांसद होने के नाते मैं भी उसका हिस्सा था। जो ओवैसी कह रहे थे कि 370 हटाओगे तो देश जल जाएगा, कश्मीर टूट जाएगा। अमित शाह ने कह दिया था, देश के गृह मंत्री ने, कि न कश्मीर टूटेगा न देश जलेगा, लेकिन जो इस चीज के खिलाफ खड़े होंगे वो जेल जरूर चले जाएंगे। ये क्षमता है नेतृत्व की, कॉन्फिडेंस है। कहां आग लगी, कहां जला? नेतृत्व जब ताकतवर होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में धारा 370 हटी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, धारा 370 केवल किसी मजहब के लिए नहीं थी। धारा 370 में सामाजिक विद्वेष भी बड़े पैमाने पर था, जो कभी कोई इस बात को जानता नहीं है कि कश्मीर के अंदर धारा 370 में प्रावधान था कि जो व्यक्ति सफाई कर्मी है वो जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा। कितना ही इंटेलिजेंट हो, आईएएस बन जाए, कुछ कर ले, लेकिन नौकरी नहीं कर सकता, आपको सफाई कर्मी ही रहना है। ये धारा 370 कहती थी। भैया धारा 370 में क्या दूसरे देश के अंदर हमारे सफाई कर्मी, उस समाज वर्ग के लोग, वो आईएएस भी बनते हैं, नौकरी भी करते हैं, उद्योगपति भी बनते हैं, लेकिन कश्मीर में सफाई कर्मी ही रहेगा। ये धारा 370 का प्रावधान था, क्यों नहीं हटना चाहिए थी? तो इस प्रकार की चीजें, धारा 370 का भी ऐतिहासिक निर्णय जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की। और हम लोग तो उसके लिए ऊधमपुर तक लोग पहुंच गए थे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर आंदोलन चला करके ऊधमपुर तक पहुंच गए थे। वो नारा दिया था उस समय, वो नारा भी याद दिलाना चाहता हूं कि एबीवीपी एटम बम, एटम बम, एटम बम। लोग कहते हैं नारा क्या है? ये नारा ये था कि अगर एटम के बल पर आतंकवादी कश्मीर को अस्थिर करना चाहते हैं तो देश का नौजवान एटम बनकर के आतंकवाद को समाप्त कर देगा। ये नारा विद्यार्थी परिषद ने दिया था, जो आज साकार हुआ है। तो खुशी तो ये अपार है। लोग भावुक थे जिस दिन 370 उठी, आप कल्पना नहीं कर सकते। हजारों नौजवान जो उस समय नौजवान थे, जो इसके लिए लड़ रहे थे, आज वो इन परिस्थितियों में है, वो इतने भावुक थे कि लोगों के आंसू थे कि आज जो सपना और जिसके लिए हमने संघर्ष किया, आज वो सपना पूरा हो रहा है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से भी मेरा एक सवाल है छोटा सा। कार्यकर्ता लगातार, कांग्रेस के भी लगातार भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कितना मुश्किल होता है आपको उनको अपनी पार्टी की गाइडलाइंस को समझाना, उन संस्कारों तक सौंपना? एक समस्या ये भी है कि जो आपके मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कितने कभी कभी असहज भी महसूस करते होंगे। समझाने में क्या कुछ दिक्कत आती है? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको इसके बारे में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के अपने काम के आधार पर कार्यकर्ता काम करते हैं, इसलिए यहां जब लोग आते हैं तो उनको पहले से ही ये आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति के तौर पर काम करती है, हम वही काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ, यही कार्यक्रम अगर कांग्रेस में सिंधिया जी होते और करते तो मंच का क्या होता। लेकिन आपने देखा होगा कि 19 कार्यक्रम हुए ग्वालियर के अंदर। ये कांग्रेस के लोग बातें करते हैं कि संख्या और फलाना और ढिमका, 19 कार्यक्रम हुए 3 दिन के अंदर। 19 कार्यक्रमों में कहीं 3000 थे, कहीं 5000 थे, कहीं 10,000 थे, लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। लेकिन आपको मंच पर अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 ही बैठे हैं, 2 लोग व्यवस्था में, तो व्यवस्था में 2 लोग ही हैं। ये स्वीकारोक्ति जो लोग आते हैं उनको भी लगता है, क्योंकि हम पद्धति पर काम करते हैं। हमारे ये नहीं होता कौन मेरा है कौन तेरा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। तो इसका मुझे लगता है कि इसके कारण से कोई बहुत समस्या हमको नहीं आती। जो लोग आए हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं और वो भी अच्छे लोग हैं, वो भी काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जहां पद्धति होती है तो पद्धति के अनुसार काम करते हैं। कांग्रेस में वो पद्धति है तो वो हाँ उसके अनुसार हो हल्ला करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की समस्या कोई विशेष तौर पर नहीं है। कुछ वरिष्ठ विधायक कुछ नाराजगी भी सामने आती, पिछले दिनों आपने बात भी की थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का अपना मन है, अपनी बात कहने का उसको अधिकार है। किसी को अगर कुछ कहना है तो हमसे कहने आता है, हम सुनते हैं। नेतृत्व का काम है उनकी बात को सुनना। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि ये कोई नाराजगी वगैरह होती है। उनके मन के भाव हैं, उनको हम सुनते हैं और सुन करके समाधान निकलता है। कि इसकी भी अपनी एक पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता है, बात करने का उसको अधिकार है, हम सुनते हैं और बात खत्म हो जाती है। मंच पर शिवराज जी, सिंधिया जी और आप बैठे थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी बैठे थे। गजब की केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी, बड़े मुस्कुराती तस्वीरें हमने देखी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है और हम सब मिलकर के संपूर्ण मध्य प्रदेश को, ये जो सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और हमारा नेतृत्व जमीन पर संगठन के तौर पर जिस प्रकार से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ेगी और उसी के आधार पर बढ़ी है। इसलिए मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश का संगठन ताकत के साथ और सरकार मिलकर के इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश और बनाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा जी, स्वदेश न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए और अपने तमाम संस्मरणों को भी हमसे साझा करने के लिए जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, स्वदेश न्यूज पर इस समय आप देख रहे थे वीडी शर्मा जी को, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में हमेशा तैयार रहती है, किसी प्रकार से कांग्रेस से जो लोग आए हैं उनके प्रति कोई भी दुराव की भावना नहीं है, सब लोग समावेश के साथ चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस में सीधे तौर पर वार करते हुए वीडी शर्मा का साफ कहना है कि कांग्रेस ने जो वायदे किए थे वो जनता उनसे पूछेगी कि उन्होंने किस हद तक निभाए हैं।